हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, कंटिन्यू करते कंसाइनमेंट चैप्टर। तो मेरे हिसाब से आज फिनिश हो जाएगा ये। एक लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है जिसका नाम है, लिखना स्टार्ट करो, गुड्स सेंट बाय कंसाइनर at a price, goods sent by consignor at a price above cost price, at a price above cost price। ठीक है। इधर सर आप डीमार्ट वगैरह पे जाते हो, आप गुड्स खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है। डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, कुछ भी मान लो, उसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, GSTIN होता है और एड्रेस होता है, फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइस होती है। तो सर एक बार बताओ, आप जब गुड्स खरीदते हो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपने खरीदी 500 रुपीज़ में, तो आपको पता है कि सामने वाले की कॉस्ट क्या थी। मतलब जो चीज़ आपने 500 में खरीदी उसको डीमार्ट ने कितने में खरीदा था? डू यू नो दैट? नहीं ना। अब आप सोचो सर, मैं कंसाइनर हूँ, मैं कंसाइनी को गुड्स भेज रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ये जो गुड्स है इनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है और तुझे ये 1,40,000 में बेचना है। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या उसको मेरा मार्जिन डिस्क्लोज हो गया क्या? अब मैं उसको बोलता हूँ मैं तुझे 5% मार्जिन दूंगा। कितना? तो 1,40,000 का 5%, 7,000 रुपये हुआ। 1,40,000 का 5%, 7,000 रुपये। नहीं, उसको तो सेलिंग प्राइस में मिलता है ना कमीशन। तो मुझे बताओ सर, 1,40,000 रुपये, वो क्या बोलेगा, यार 40,000 रुपये से मुझे तो सिर्फ 7,000 रुपये दे रहा है और खुद 33,000 रुपीज़ रख रहा है। तो सर मुझे बताओ, कोई भी ट्रेडर होता है, क्या वो अपना मार्जिन डिस्क्लोज करना पसंद करता है क्या? नॉट, नेवर। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है सर, कंसाइनर क्या डिसाइड करता है कि मैं जो इसको बिलिंग करके दूंगा या जो भी गुड्स भेजूंगा ना, उसको भेजूंगा ही किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे? अब मैं उसको बोलूंगा, हाँ साहब 1,40,000 के गुड्स हैं और तेरे को भी 1,40,000 पे ही बेचने हैं, इसमें से तेरे को 5% कमीशन मिल जाएगा। अब उसको मैंने 1,40,000 बताया, अब उसको नहीं पता कि मेरी कॉस्ट कितनी। आपको आ रही बात समझ में? मैं उसको बिलिंग कितने पे करूंगा, मैं उसको भेजूंगा ही कितने पे? मेरे इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है। आपको आ रही है बात समझ में? लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक इशू नजर आ रहा है क्या? डिस्काउंट पे? नहीं, वो चीज़ छोड़ो, प्रैक्टिकलिटी पे मत जाओ, अपनी बुक्स पे जाओ सर। अकाउंटेंट की, CA की नज़र से देखो। सेल प्राइस आएगी तो नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो नहीं, मतलब इसमें एक प्रिंसिपल है जिसकी धज्जियां उड़ रही है, प्रूडेंस। सर अभी माल बिक गया क्या? उसका ओनर कौन है अभी भी? मैं। जबकि मैंने उसको बिलिंग कितने पे कर दी? 1,40 पे। अब आप बताओ सर, मेरी 1 लाख वाला माल मैंने अभी भेजा है, बिका। मैंने आपको क्या बताया, कंसाइनर हमेशा गुड्स बेचता है, बेचता नहीं। बेचेगा तो कौन? वो अल्टीमेटली सेल्स कब मानी जाएगी? जब कंसाइनी उसको बेच देगा। ठीक है। अब आप सोचो सर, मैंने यहां लिखा कंसाइनमेंट के डेबिट में 2% ऑन कंसाइनमेंट कितना? 1,40,000। अब आप सोच के बताओ सर, ये सही है कि गलत है? मैंने ये 40 रुपए कमाए ही नहीं है और मैंने यहाँ पे कितने पे लिख दिए? अब बताओ, यहाँ पे अगर बिकता है तो यहाँ लिखता हूँ, बिकता है तो यहाँ लिखता हूँ। तो सर अगर मैं माल बिका ही नहीं माल, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना लिखूंगा? 1,40। हाँ, लेकिन सर ये 1,40 तो वहां जाएगा ट्रेडिंग में, कॉस्ट और NRV विच एवर इज। अब बताओ सर, लोअर क्या है? कॉस्ट। गलत हो गया कि नहीं हो गया? सर मैंने ऐसी एंटिसिपेटेड इनकम रिकॉर्ड कर ली जो कि मैंने अभी तक कमाई नहीं है। प्रूडेंस बना करेगा कि इसके लिए, तो इसको ठीक करना सीखे। बताओ, अगर मैं यहाँ पे डेबिट में लिख रहा हूँ 1,40,000, मैंने उसको बिल बना के लिख दिया, उसके बाद बिल कितने का पहुंचा? और मैंने अपनी बुक्स को ठीक करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इज्जत रखने के लिए, प्रूडेंस की इज्जत रखने के लिए, मैंने यहाँ पे उसकी पास कर दी रिवर्स एंट्री और ये हो गया मेरा काम सही। क्या किया मैंने जो गुड्स भेजे थे वो तो 140 पे ही भेजे,
ठीक है, कंसाइनी के पास पहुंच गए, कंसाइनी के पास बिल कितने का पहुंचा, 1,40,000 का। तो सर ये एंट्री तो चेंज नहीं हो सकती, इसका मुझे इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या पास करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री। और रिवर्स एंट्री कहाँ जाएगी, कंसाइनमेंट की क्रेडिट वाले साइड में। अब बताओ सर ये बैलेंस हो गया क्या, बैलेंस हो गया। अब बताओ सर, मान लो ये माल बिका नहीं अभी तक, तो ये इन्वेंट्री कितने की आ रही है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू इन्वेंट्री रिजर्व। क्या लिखेंगे, अब ये इन्वेंट्री रिजर्व क्या है सर, इन्वेंट्री के अंदर बचा हुआ प्रॉफिट, जो इन्वेंट्री बिकी नहीं है उस इन्वेंट्री में कॉस्ट के साथ में क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन मैंने कमाया तो इसका रिवर्स इफेक्ट मैंने कहाँ दे दिया, डेबिट वाली साइड में, और इसमें से उसका इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट का इफेक्ट था वो क्या हो गया, फिनिश। अब वो जैसे ही फिनिश हुआ मेरी बुक्स क्या हो गई, इन लाइन विद प्रूडेंस। हाँ हाँ वो रहेगा, वो बैलेंस शीट में रहेगा बिल्कुल। और ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं सर, ये आपको इंटर में एक तो ब्रांच चैप्टर में काम आएगी, एक डिपार्टमेंट चैप्टर में काम आएगी, तो इसको बहुत दिल से समझना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो पूछना, अभी और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लिखना स्टार्ट करो। हाँ अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा अपने। हाँ सोचो इसका बैलेंस क्या है, लायबिलिटी साइड में रहेगा, क्योंकि स्टॉक किस साइड पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और तो इन्वेंटरी रिजर्व किधर आएगा, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो। whenever थोड़ा जल्दी लिखो, whenever the consigner of the goods sends goods to his consignee at a price above the cost price, ब्रैकेट में लिखो इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट से ऊपर क्या होगा, इनवॉइस प्राइस ही तो होगी। एट अ प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में लिखो इनवॉइस प्राइस। then in such case the consigner has recorded an income which is, बताओ कमाली क्या वो, which is still not earned। सर कंसेप्चुअली गलती मत करना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ऐसे नहीं हाँ हाँ समझ में आ गया ऐसे आगे चल लो, नहीं, ठीक है। विच इज स्टिल नॉट earned, फुल स्टॉप। हेंस रिवर्स इफेक्ट ऑफ सच प्रॉफिट मार्जिन, needs to be given। ठीक है, बताओ सर कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजने की एंट्री क्या होती है, अंजलि। कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो रिवर्स एंट्री क्या होगी, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, लेकिन अमाउंट कौन सा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन वाला। ठीक है, लिखो एंट्री पूरा लिखोगे ना, जीएसओसी नहीं लिखोगे ना, लिखो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट अभी क्वेश्चन हो गया, वो तो बाद में भी कहे ना, एक बार ये वाली जो एंट्री है ना वो तो बेचते ही कर देनी है अपने को, ये जो रिवर्स वाली एंट्री है ना वो तो गुड्स को कंसाइन करते ही कर देनी है अपने को। ठीक है, फिर जो
अभी नीरज ने पूछा कि है ना सर अगर उसमें से 1,20,000 का बिक गया उस केस में क्या करेंगे, तो अपनी नॉर्मली सेल्स रिकॉर्ड कर लेनी, उसका कहीं इफेक्ट नहीं देना हमने को, ठीक है। कैसे होगा मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखो, ये तो कौन सा हो गया, इसका नरेशन लिखो, मार्जिन इफेक्ट, नरेशन लिखो, मार्जिन इफेक्ट रिमूव, मार्जिन इफेक्ट रिमूव, ठीक है। एक और एंट्री लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, ठीक है। इसका नरेशन लिखो, रिमूविंग द इफेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व जो एंट्री लिखी है ना आपने, उसका नरेशन लिखो, रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है उसमें भी प्रॉफिट का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या बिल नहीं, उसका वो तो बनाना पड़ता है ना। क्या होता है सर, अभी आपको पता है जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। जीएसटी में कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ई वे बिल, ठीक है। ई वे बिल में क्या होता है, अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो और उसके साथ में उसका ई वे बिल नहीं है तो आपके गुड्स जब्त किए जा सकते हैं। अब सर ई वे बिल बनाने के लिए आपको बिल बनाना पड़ता है। आप एक ई वे बिल, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये इंटरनेट पे जाके जनरेट होता है जीएसटी की लॉगिन आईडी पासवर्ड से। अब सर ई वे बिल तो ऑनलाइन निकलेगा, लेकिन आपकी बुक्स का है, आपकी बुक्स ऑनलाइन पड़ी है आपके सिस्टम पे, है ना। तो आपको ई वे बिल बनाने के लिए पहले बिल बनाना पड़ता है। तो बिल बनाओगे तो ही तो ई वे बिल बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल कटेगा। तो सर उसका तो इनपुट मिल जाता है ना। अगर मैं चाहे जीएसटी 1,000 रुपये लगाऊं चाहे 2,000 रुपये लगाऊं, सामने वाले को क्या मिल रहा है, उसका इनपुट मिल रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। अगर मान लो कि ऐसा है कि खाली वो हाँ, उसको इसको इनपुट ही बोलते हैं। नहीं सर, वो जब मैंने नॉन रिफंडेबल वाला केस बताया था ना, उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर वो आप कंडीशन पूरी करते हो तो ही वो नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप सेम ट्रेड में हो तो आपको इनपुट मिल जाता है, ठीक है ना। सर आ जाओ आप इलस्ट्रेशन, अच्छा नहीं एक चीज़ लिखो इसके अंदर, ऑल नोट बना के ऑल अदर आइटम्स लाइक expenses paid by consignor oblique consignee, expenses paid by consignor oblique consignee, comma, sales affected by, कौन इफेक्ट करता है सेल्स, कंसाइनर या कंसाइनी, सेल्स इफेक्टेड बाय कंसाइनी, कॉमा, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, कल सिखाया था ना अबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस विल रिमेन सेम, उनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। डन। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ, एक बुक मुझे मिलेगी, इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 6.65। कल मैंने यही छुड़वाया था आपको। तो देखो 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया और 5 कर लिया। 4 अपन आज कर लेंगे, 6, 7, 8 आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 शूज टू एडिडास कंपनी। एक कंपनी नाइकी, उसने 100 शूज भेजे किसको, एडिडास को, अहमदाबाद में, कॉस्टिंग ₹1500, इनवॉइस्ड एट 2000। बताओ सर
नाइकी ने कितने में बनाया उसको 1500 में, लेकिन वो एडिडास को कितने में बेच दी है? अरे मेरे को एक बात का जवाब दो, कंसाइनर कौन है इसमें? कंसाइनर कौन है? नाइकी है एडिडास? कैसी बातें कर रहे हैं? नाइकी है क्या कंसाइनर? क्योंकि भेजने वाला कौन है? नाइकी, तो वो क्या हो गया? कंसाइनर, और एडिडास क्या हो गया? कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर पेड फ्रेट ऑफ ₹10,000 एंड इंश्योरेंस फॉर 1,500 ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर टोटली डैमेज। बताओ सब, 100 में से 10 तो खराब हो गए। एडिडास कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज, कितने बचे? 90, एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय। मेरा सवाल है विष्णु, 1530 का जो ऑक्ट्रॉय लगा वो 100 शूज पे लगा, 10 शूज पे लगा, या 90 पे लगा? क्यों? तो 10 डिस्ट्रॉय उसी का तो लगेगा सर। जितने की डिलीवरी ली उतने पे ही तो लगेगा। क्या पर यूनिट निकाल के बता सकते हो क्या मेरे को? 17 रुपए एक यूनिट के। ठीक है, एडिडास कंपनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी फॉर ₹50,000 एज एडवांस। क्या इसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी क्या? क्यों? नाइकी क्या एंट्री करेगा? बैंक डेबिट टू एडिडास। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कंसाइनमेंट अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। एंड लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 80 shoes had been sold at ₹2,200 each. Oh my God! इसने 1500 में बनाया, 2000 में भेजा, और इसने कितने में बेचा? 2000 से भी ज्यादा में। ठीक है, बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है? Expenses incurred on go down rent 2000. Adidas and company is entitled to a commission of 5% on invoice price and 25% on any surplus of sale price over invoice price. सर ये क्या बोल गया? इतनी बड़ी लाइन सुनो मेरी बात। देखो सर, आपने ग्राफ देखा? ग्राफ ऐसा होता है कि ऊपर y एक्सिस, ये x होती है, y होती है। x तो यूं होता है ना, ये y होता है। सर उसने कॉस्ट कितनी दी? 1500, इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 2000, और सेल प्राइस कितनी थी? अब ये बोल रहा है कि अगर तू इनवॉइस प्राइस पे बेचेगा तो उसका मैं तुझे क्या दूंगा? 5% कमीशन, और बोले इससे भी ऊपर बेचेगा तो इसका सरप्लस का 25। सरप्लस कितना है? 200, तो इसका 25। तो सर इसका अपन वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन करेंगे कैसे करना है। ठीक है, हाँ, और 2000 का पार्टनर है। सर मैं आपको टैग वर्ड बताऊं, देखो, एडिडास कंपनी एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इसको अंडरलाइन कर लो, इनवॉइस प्राइस को अंडरलाइन कर लो। %5 ऑफ इनवॉइस प्राइस और 25% ऑन सरप्लस ऑफ सेल प्राइस 2200 ऑन इनवॉइस प्राइस 2000। सरप्लस कितना हो गया? 200, तो 200 का 25, 50 रुपए। ठीक है, और पर यूनिट तो 80 शूज बेचे, कितना हो गया? तो अपन इसका पूरा वर्किंग नोट अभी बना लेंगे। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड द रिलेटेड वर्किंग नोट्स अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी। ठीक है सर, बनाना स्टार्ट करो। किसकी बुक्स में बनाओगे ये सब? कंसाइनर कौन है? तो देखो हेडिंग डालो, इन दी बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी।
सर ये रियल टाइम में भी ये कंसाइनमेंट अपना मतलब काम आता ही है ना बिजनेस में। मतलब स्कोप बहुत कम हो गया है, लेकिन जो लोग फॉलो करते होंगे उनके पास तो बनता ही है। इनवॉइस वाला पाते ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। हाँ ऑब्वियसली सर, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं होता जो अपना मार्जिन डिस्क्लोज करना चाहे। कितना बड़ा बनेगा? 10-12 लाइन तो छोड़ा ही करो कम से कम। हाँ जी, पहला टू गुड सेंटर कंसाइनमेंट कितना? 2 लाख 2,000 रुपये 100 यूनिट्स। लेकिन सर क्या इसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा मुझे? किधर दूँ? क्रेडिट साइड में? बोलो साहब नेक्स्ट। खर्चे पे किए कितने? फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? अपन 2000 की रिपोर्ट करेंगे। 1500 सर 2000 का तो रिवर्स इफेक्ट दे दिया ना यहाँ पे। अब लॉस किस पे कैलकुलेट करोगे? इनवॉइस प्राइस पे। एक बात बताओ, तुम एक पेन खरीद के लाए 20 रुपए का, तुमको ऐसा लगता है वो 25 में बिक जाएगा। रास्ते में आते आते गिर गया, किसी को देने जा रहे थे, तुमको लगा आई उसको बेच दूंगा 25 में। अब बताओ नुकसान कितने का? 20 का 25 का? तो सर लॉस तो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है ना। उसके बाद में बताओ क्या बोल रहे हैं? अभी डैमेज की बात बाद में करेंगे। उसके बाद आओ, एडिडास कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज एंड पेड 1530 एज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हुई कस्टम ड्यूटी जैसा सेम हुई गुड्स को वहाँ छुड़वाने के लिए। मतलब देखो जैसे क्या होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है ओवर द कंट्रीज। मतलब मान लो इंडिया में तुमने कोई चीज़ मंगवाई तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ऑक्ट्रॉय हो सकता है कि स्टेट वाइज लगती हो, है ना, ऐसा हो सकता है। पहले मतलब पहले बाय एब्नॉर्मल लॉस की एंट्री करना चाहिए कि पहले लॉस हुआ है पता है ये पहले अब नॉर्मल लॉस एंट्री करेंगे। हाँ कर लो, वो कर लो। लेकिन मुझे एक चीज़ सिखानी है ना इसके अंदर, कल वाली चीज़ रिवाइज करवानी है मुझे, इसलिए लिखवा। बताओ सर और क्या क्या खर्चे पे किए? गोडाउन रेंट पे किया 2000 का, कितना हो गया? 3530। मेरा सवाल है, अब नॉर्मल लॉस जो हुआ उसमें कौन सा खर्चा इंक्लूड होगा? ये या ये? कौन कौन सा? ये और ये।
ऑक्ट्रॉय नहीं होगा, गो डाउन एंड ऑक्ट्रॉय होगा, बोला ऑक्ट्रॉय होगा या नहीं होगा? कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे लिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो ऑक्ट्रॉय पे करने से पहले मैंने आपको 90 से डिवाइड करने के लिए क्यों बोला था उसको? उस टाइम पे आपको मैं हिंट दे रहा था कि वो डिलीवरी जब ली 90 गुड्स की तो 10 तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। क्या उन 10 गुड्स की कॉस्ट पे ये 1530 रुपये लगे हैं क्या? नहीं लगे। लेकिन सर सवाल खत्म नहीं हुआ मेरा, रुक जाओ एक मिनट। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में कौन कौन सा इंक्लूड होगा? और गो डाउन एंड इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अभी लिख लो अब नॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट बनाओ। अरे एक मिनट सुनो, मतलब ये 2 लाख लूँ या 1.5 लाख लूँ? 1.5 लाख है ना, क्योंकि लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस में नहीं है। हाँ पर यूनिट निकालेंगे ना अभी। ये 100 यूनिट्स की है ना टोटल, तो 10 यूनिट्स की कितनी होगी? बिल्कुल। बताओ सर, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला क्या? हाँ जी, 50,000 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट लिखा मिला, क्या आपने वो एडिडास अकाउंट में लिख दिया क्या? या आपने एडिडास अकाउंट बनाया नहीं? या कल भी मैंने कहा था ना आपको साथ साथ बनाओ उसको। कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला है तो साथ साथ बनाते चलो, ठीक है? कंसाइनी अकाउंट बनाओ, साथ साथ में एडिडास अकाउंट बनाओ। अभी तक तो 2 ही एंट्रीज आएगी मेरे हिसाब से, एक तो ये खर्चे वाली और एक 50,000 वाली। अभी तक तो 2 ही एंट्रीज हैं। हाँ जी, माल कितने का बिका? 80 जूते बिके 2200 रुपये पे। सेल कितने की हुई? बाय एडिडास सेल्स 176,000, 1,76,000। चलो कमीशन दे दें भाई को। वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन।
क्या आपने भी ऐसे ही किया है या आपने कोई अलग तरीके से किया है? कैसे किया है? नहीं, लिख के किया है, कैलकुलेटर पे किया है? तो सर लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वो फॉर्मेट है जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब हो रहा है। बोले इनवॉइस प्राइस है तो 5% और इनवॉइस प्राइस के ऊपर 25%, ठीक है। कैलकुलेशन शो हो रही है पूरी पूरी। बताओ कितना हो गया? 12 से चलते हैं। अलग अलग कितना है? 8,000 और 4,000। हाँ जी, इसको कहाँ लिखूं? टू कमीशन नहीं, डन। इसके बाद बता दो क्या बच गया? इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। मैं एक बार ये हटा दूं क्या? अब नॉर्मल लॉस वाला। आप लोग ट्राई कर रहे हो? बुक में से तो नहीं देख रहे ना? हाँ जी, कितना आया? क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन क्या, बाकी क्या कर रही थी? इन्वेंट्री से तो बाद में बात करें, पहले क्लोजिंग स्टॉक बताओ। मैं आपको एक चीज़ पहले ही याद दिला देता हूँ, मैंने अभी भी बताई थी आपको। सर कंसाइनमेंट स्टॉक सेलिंग प्राइस पे आएगा। सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस पे, मतलब वो 2000 वाले पे, 1500 पे नहीं आएगा। सर क्यों कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर होता है ना, तो अपन यहाँ पे उसको किस पे लिखेंगे? इनवॉइस प्राइस पे, और उसका इन्वेंट्री रिजर्व कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड। तो उसकी बात बाद में करेंगे। एक बार आप इसको नॉर्मली किस पे लिखाओ? बताओ सर, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है? बताओ सर, खर्चे क्या क्या लगे? कंसाइनर ने खर्चे पे किए कितने? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अरे पहले मुझे ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक है कितना? कितनी यूनिट्स हैं? 10। 100 में से 10 खराब हो गई, 80 बिक गई, तो कितना बचा? सर ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना लगा था? 11,500। कितनी यूनिट पे? कितना हो गया? 115 या 1150? 1150। हाँ जी, ऑक्ट्रॉय का खर्चा कितना लगेगा? 1530 रुपए। कितनी यूनिट पे? तो 10 पे कितना रहेगा? कितना? और कोई खर्चा इंक्लूड होगा इसमें?
इधर देख लो सर, ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया और ये 1530 कर लिया, 2000 होगा क्या? नहीं, कमीशन होगा क्या? ये सब बनने के मतलब वो सेलेबल कंडीशन में आने के बाद का करते हैं। जोड़ो 21,320। लेकिन रुको सर, अभी बात खत्म नहीं हुई। यहाँ तो लिख दो चलो 21,320, लेकिन इसके डेबिट में क्या लिखना है? टू इन्वेंट्री रिजर्व। ये कैसे निकलेगा सर? मैं तो बोल रहा हूँ सीधा सीधा मेरे को बताओ, एक यूनिट पे कितना मार्जिन रख रखा है भाई ने? 500 रुपये, तो 10 यूनिट पे कितना होगा? बात खत्म। मैं बोल रहा हूँ आप इसको तो भूल जाओ, इसको जस्ट इग्नोर इट। 1500 वाली एक यूनिट कितने में दी थी? 2000 में। तो एक पे कितना मार्जिन था? 500, तो 10 यूनिट पे कितना हो गया? बस उसको यहाँ लिखना है। इन्वेंट्री रिजर्व और ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ये दोनों निकालने का सबसे इजी तरीका यही है। जितना मार्जिन है बस उसको उल्टी साइड पे लिख देना। अगर आपने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट यहाँ लिखा है तो इसको यहाँ रिवर्स लिखोगे। अगर आपने इन्वेंट्री यहाँ लिखी है तो इन्वेंट्री रिजर्व डेबिट में लिखे। प्रॉफिट बताओगे क्या मेरे को? अब बताओ, इसमें कहीं बोला आपको कि है ना एडिडास कंपनी पेड द अमाउंट इमीडिएटली, कहीं बोल रखा है? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बताओ जो प्रॉफिट है या लॉस है? बीस 31,440 और है ना इसका टोटल 263। किसी को कोई डाउट है क्या? देखो 3 वर्किंग नोट बनाया अपन ने, एक कमीशन का, एक अबनॉर्मल लॉस का और एक कंसाइनमेंट स्टॉक का। अगर तीनों में किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। सर ये इमीडिएटली तो बाय बैंक कर दो, कैसे होगा? एडिडास में क्या निकाल बाय बैंक। बाय बैंक को खरीद देना पड़ता है। अरे उसके बाद का भी तो पैसा होगा। मैंने मान लो तुमसे मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, मैंने तुम्हारे को 60,000 रुपये दे दिए, तो क्या बाकी 40 नहीं मांगोगे? तो जरूरी है क्या एक ट्रांजैक्शन के अगली 2 पेमेंट नहीं हो सकती? हो गया क्या? मुझे एक छोटा सा थ्योरी नोट लिखवाना है, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बोलो। सिक्स 7 8 आपके होमवर्क हो जाएंगे ना? लिखवा दूं? हाँ, लिखना स्टार्ट करो। लिखो यार, सुनो एक बार बाद में चेक करना, एक बार मैं एक नोट लिखवा दूं, बस 5 मिनट का है, फिर आप अपना करते रहना आराम से। लिखना स्टार्ट करो। टाइप्स ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन दैट कैन बी पेड बाय, टाइप्स ऑफ कमीशन दैट कैन बी पेड बाय, कौन पे करेगा किसको? कंसाइनर टू कंसाइनी, शाबाश। पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। देखो नंबर 1 ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन ये सबसे आसान वाली चीज है जो कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को पे करता है, जो कि अपन आज तक करते हुए आए हैं। ठीक है, क्या होता है? सेल प्राइस पे उसको कमीशन दे दो। दिस टाइप ऑफ कमीशन, लिखो दिस टाइप ऑफ कमीशन,
हाँ, ऑर्डिनरी कमीशन में लिखो दिस टाइप ऑफ कमीशन इज पेड बाय consignor on the sales price as a fixed percentage. आज तक यही करते आ रहे हैं क्या? As a fixed percentage. ठीक है. सेकेंड, overriding commission. over dash riding commission. ओवरराइडिंग कमीशन. हाँ, राइडिंग RIDING, ओवरराइडिंग कमीशन. दोबारा बताऊँ, एक खास बात बताऊँ, ये कर चुके हो आप ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन में. ये ओवरराइडिंग कमीशन देखो. हाँ, when the consignee sells goods at a price above the invoice price. अच्छा, इनवॉइस प्राइस कौन फिक्स करता है? कंसाइनर. एट अ प्राइस अबव इनवॉइस प्राइस, ब्रैकेट में लिखो फिक्स्ड बाय कंसाइनर. फिक्स्ड बाय कंसाइनर. देन consignee will be entitled to additional commission on the surplus price over the invoice price. On the surplus price over the invoice price. ठीक है, डन. लास्ट पॉइंट नंबर 3, डेल क्रेडर कमीशन. DEL dash CREDERE, डेल क्रेडर कमीशन. CREDERE, डेल क्रेडर कमीशन. इसमें अंडरलाइन करके लिखो. When the consignor forces the consignee to make credit sales and the risk of bad debts. नॉर्मली बैड डेट्स किसका खर्चा होता है? कंसाइनर का. लेकिन डेल क्रेडिटर की कमीशन की इसमें कंसाइनी का. एंड द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज ट्रांसफर्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी. एंड द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज ट्रांसफर्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी. क्लियर है? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमीशन फिनिश होते हैं. इसके अलावा अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो या जो अगले 3 रजिस्ट्रेशंस हैं उसमें आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू.